In one of the most dangerous cities in Pakistan, Karachi, this is its most dangerous neighborhood, Liari Town. मैंने आवाम के लिए जद्दोजहद किया, हॉस्पिटल सही किए अपने लियारी के लिए। अगर ये कातिल हूँ मैं, ये मैंने कत्ल किया तो इसमें मैं अगर फिर उस कत्ल में शरीकदार हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ आदाब जनाब से, और दो चार चीज़ें मैं भूल गया हूँ। पहली ये है कि मेरे गले में तावीज़ नहीं है, दूसरा ये कि सुरमा मुझे मिला नहीं, तीसरा ये कि वो सुराखों वाली टोपी भी मुझे दस्तयाब नहीं हुई, और चौथा ये कि मेरे पास स्लीवलेस या हाफ़ स्लीव्स शलवार कमीज़ भी नहीं है, जो सारी चीज़ें पहन के मैं प्रॉपर सेटअप के साथ आता ताकि ट्रिब्यूट पेश किया जाए एक ऐसे मास्टरपीस को जिसको देख के शायद क्रिस्टोफर नोलन ने भी दस्ती रिज़ाइन कर दिया होगा कि नहीं यार, इसके बाद तो मेरा काम करना बनता नहीं है। और साथ साथ ये कि ये सब कुछ इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपने पहचाने जाना है एक ट्रू पाकिस्तानी की तरह से, तो फिर ये चीज़ें तो आपको पता है शदीद अशद ज़रूरी हैं। और वो इसलिए ज़रूरी हैं कि जनाब रिसेंटली एक फ़िल्म आती है जिसका नाम है धुरंधर, और उस फिल्म में आपको पता है कि सारा नैरेटिव अब घोल के पिला दिया गया है आवाम को कि असल में लियारी क्या। आप लोगों को पता है, ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ कि लियारी की जो इम्पोर्टेंस थी ग्लोबल स्टेज पे वो किसी पेंटागन से कम नहीं है, क्योंकि मुंबई अटैक्स जो हुए थे उनका तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही लियारी में था, जहाँ पे एक मेजर लेवल का आदमी दिखाया हुआ है जो बैठ के सारा ऑपरेशन रन कर रहा था। कैसा लगा आप सबको? आप सब सोच रहे थे कि शायद पिंडी से पाकिस्तान में इस तरह के ऑपरेशंस रन किए जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने आपको ये बताया कि दरअसल ये सारा कुछ तो लियारी में बैठ के हुआ था। और साथ साथ सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट हो गई, मीम्स बनना शुरू हो गए, और हर किसी ने गाना लगा लिया अपने एक्ट के पीछे कि ना तो कारवां की तलाश है। कोई किसी वजह से पकड़ा जा रहा है इंडिया में, कोई किसी वजह से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तो आपको पता है तमाशबीन कौम, ठीक है। यहाँ पे जंग भी लगी हुई थी, तो जो मोबाइल मिज़ाइल लॉन्चर्स थे उनको देखने के लिए लाहौरी यहाँ पे चारपाइयाँ बिछा के हुक्के रख के चाय का कप हाथ में लेके बैठे हुए थे कि आओ देखिए जंग के वे होंगी है। अब जब ये फिल्म आई है तो ज़ाहिरी बात है हम जिंगोइस्टिक और पागल तो नहीं हो जाएंगे आगे से, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। नहीं, अच्छा ह्यूमर है, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, तो ह्यूमर को पूरी कौम अप्रिशिएट कर रही थी। इवन मेरा तक एआई इमेज बना दिया कि ये देखें रहमान डकैत अगर आप होते ऐसे लगते। मैं कहा मेहरबानी करें, मेरे से सिर्फ इंटेलेक्चुअल डकैती करवा लें और कुछ ना करवाएं, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इस फिल्म में जनाब आपको ये बताया गया, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुंबई अटैक्स लियारी से ऑपरेट हुए। फिर आपको ये बताया गया कि 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था इंडिया का, उसका बदला असल में एक ऐसा बंदा लियारी भेज के लिया गया है जिसने जाके उज़ैर बलोच और रहमान डकैत के साथ दोस्ती कर ली। कैसा नैरेटिव है। और तीसरा ये कि जो रिसर्चर था इस फिल्म का, मेरा ख्याल है तनख्वाह नहीं मिली होगी या कट लगा लिया होगा, ज़ाहिरी बात है फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में आ जाता है। उसने रिसर्च माशाल्लाह ऐसी की है शहजादे ने कि उसने ये गूगल करना ज़रूरी नहीं समझा कि रहमान डकैत असल में टीनेज ईयर्स और अर्ली 20s में सारे गैंग वॉर में ऑपरेट कर रहा था, और 34 साल की उम्र में उसका एनकाउंटर भी हो गया। लेकिन फिल्म में रहमान डकैत 55 साल का अक्षय खन्ना दिखाया हुआ है जनाब, जिसने जे डॉट की शलवार कमीज़ पहनी हुई है, इतना वेल ड्रेस्ड है कि असल वाला रहमान डकैत कब्र से उठ के आके देख ले तो मेरा ख्याल है दोबारा मर जाएगा। और इस तरह से जनाब ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स की हुई है। तो ये है जनाब कहानी जिस पे आज अनफॉर्चुनेटली हमें बात करनी पड़ रही है। डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई पैट्रियोटिक डिफेंसिव कमेंट्री नहीं है। अगर हम यहाँ पे बैठ के सैकड़ों किताबें पाकिस्तानियों को रेकमेंड कर सकते हैं अपने स्टेट नैरेटिव के अगेंस्ट, तो हमें धुरंधर मूवी की तारीफ़ करते हुए भी मौत नहीं पड़ती। लेकिन जब कॉमेडी करोगे तो कैथारसिस भी उसका कॉमेडी ही होगा ना। पाकिस्तान के अंदर आवाम का एटीट्यूड देख लें कि जब पाकिस्तान में गाने बनते हैं, जब यहाँ पे स्टेट मूवीज़ और गाने बनाती है तो हर शहरी उसको क्वेश्चन करता है, और अब आकर उस पर तनकीद भी करता है कि भाई ये काम आप ना करें, अभी आपने मई में जंग लड़ी है, आप वैसे जंग लड़ें। लेकिन मसला ये है कि उस पार जब ये फ़िल्म बन गई, उस पर जो तनकीद कर रहा है उसको देशद्रोही और गद्दार के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। मिसाल देता हूँ, द हॉलीवुड रिपोर्टर नामी यूट्यूब चैनल पे अनुपमा चोपड़ा ने एक इस मूवी का रिव्यू अपलोड किया, इतनी गालियाँ दी उसको कि डिलीट करना पड़ गया उसको। और जो भी धुरंधर फिल्म पे तनकीद कर रहा है उसको कह रहे हैं तुम तो इंडियन ही नहीं हो। और ऑब्वियसली वहाँ पर जो सेन लोग बैठे हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड है, इनएक्यूरेसी है।
अगर तो आप डिस्क्लेमर में ये लिखते कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है तो हम सिर्फ हंस के आराम से सो जाते, लेकिन चूंकि आपने ट्रूथ क्लेम कर दी है तो अब हमें भी कसम हमने भी खाई हुई है कि हमने सच बता के ही रहना है आपको कि असल क्या था और बॉलीवुड फिल्म में क्या दिखा दिया गया, असल में लियारी का मसला क्या था। और इसी बहाने मैं बॉलीवुड की फ़िल्म को डिस्कस करने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरा पॉइंट ये है कि लियारी के एक्चुअल अफेयर्स आप तक पहुंचाए जाएं ताकि आप लोगों का भी तारीख़ी पस मंज़र हिस्टोरिकल नैरेटिव क्लियर हो। तो पहली फ़िल्म का जनाब इसका सीन यहाँ से शुरू होता है कि काबुल में एक एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है जो हाईजैक हुआ था, इंडियन पैसेंजर हैं और इसके अंदर नेगोशिएशंस हो रही हैं। 2001 में पार्लियामेंट में अटैक होता है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करती है ऑपरेशन धुरंधर लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। पार्लियामेंट पे अटैक का बदला लियारी में एक बंदा प्लांट करके लिया गया, ये फिल्म में दिखाया गया, मैं नहीं कह रहा। अब जो बंदा प्लांट किया गया है रॉ का एजेंट, वो यहाँ से अफ़गानिस्तान जाता है, फिर वहाँ से लियारी जाता है। और बंदे का नाम क्या रखा, अब आपको जिस तरह पता है कि मई के कॉन्फ्लिक्ट में ध्रुव राठी साहब ने यह मशवरा दिया था पाकिस्तान को कि मायरा खान, फवाद खान, आप दोनों ही शर्म कर लो, जाके जनरल आसिम मुनीर को समझाओ, बहुत तंग कर रहे हैं हमें। फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो, हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की। तो अब तीसरा नाम जो गूगल किया है ना बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने, ठीक है, एडिटोरियल बोर्ड ने, वो ये किया है कि तीसरा नाम उनके जहन में वो अच्छा मायरा खान भी हो गई, फवाद भी, अच्छा हमज़ा अली अब्बासी, तो उनके जहन में आया हमज़ा अली अब्बासी, अब्बासी हटा दिया, बंदे का नाम रख दिया हमज़ा अली मज़ारी, क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया होगा कि 20-30% लियारी में बलोच पॉपुलेशन है। उन्होंने गूगल किया होगा, चैट जीपीटी में लिखा होगा प्लीज़ टेल मी द नेम्स ऑफ बलोच ट्राइब्स, उसमें से मज़ारी उठा के उन्होंने यहाँ फिट कर दिया। रणवीर सिंह का नाम रखा हुआ है हमज़ा अली मज़ारी। हमज़ा अली मज़ारी साहब लियारी पहुँच के उज़ैर बलोच से और रहमान डकैत से दोस्ती कर लेते हैं। माइंड यू 55 साल का रहमान डकैत, जो कि 34 साल में असल में मर गया था। और इस तरह से दिखाया ये हुआ है कि लियारी में ऐसी लेविश असलहे की फैक्ट्रीज़ हैं। मेरा ख्याल है कराची स्टील मिल भी ऐसी नहीं बनी हुई थी जहाँ से आज तक 1 टन सरिया बरामद नहीं हो सका। उन्होंने वहाँ असलहा फैक्ट्री ऐसे दिखाई है जैसे MI6 की जो है ना यहाँ पे ऑपरेशन रन हो रहे हैं। तो जनाब इनको ये तक नहीं पता कि सोवियत अफ़गान असलहा था सारा जो कि आना शुरू हुआ और उसके बाद में उसी के ऊपर डेवलप कर लिया उन्होंने, स्क्रैच से उन्होंने ऐसे दिखा दिया उधर के, कमाल हो गया जनाब। इतना असलहा तो मेरा ख्याल है कि किसी सोवियत वॉर में भी टोटल इस्तेमाल नहीं हुआ जितना वहाँ पर दिखा दिया। और इतने कैरिज्मेटिक क्रिमिनल दिखाए हुए हैं कि किसी ने बरीज़े, किसी ने जे डॉट पहना होगा भाई, इतने वेल ड्रेस्ड हैं, इटालियन शूज़ पहने हुए हैं, कप्तान चप्पलें पहनी हुई हैं जनाब। मेरा ख्याल है कि बाबा लाडला, इसके अलावा उज़ैर बलोच, रहमान डकैत और असल वाला काला नाग और इकबाल बाबू या जो दद्दल था, इस तरह के सारे गैंग वॉर के जो फिगर्स थे ना, वो असल में अगर इन सारों को देख लें, मेरा ख्याल है 3-4 दिन तो वो मेकअप करने में लग जाएंगे उसको मैच करने के लिए। लेकिन कैरिज्मेटिक रॉबिन हुड टाइप क्रिमिनल दिखाए में, और दिखाया ये हुआ है कि आपस की लड़ाई हैं, सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड माइनस कर दिया। और एक आदमी जिसका नाम जमील जमाली रखा हुआ है, जो पॉलिटिशियन दिखाया हुआ है इस फिल्म के अंदर, वैसे तो फिल्म बर्दाश्त करना ही बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे से जिंगोइस्टिक लो IQ फिल्में बर्दाश्त नहीं होती, ना मैंने अपनी कभी देखी है ना किसी की देखनी थी। ये कष्ट मैंने उठाया है, ये तकलीफ़ उठाई है मेरे पाकिस्तानियों आपके लिए। बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो मैंने एक, क्योंकि लो IQ थी तो मैंने लो रेजोल्यूशन फ़िल्म देखनी पड़ी मुझे, क्योंकि पायरेटेड कॉपी थी। सिनेमाज़ में इसलिए नहीं लगी कि पाकिस्तान में स्टेज ड्रामे बहुत अच्छे हैं, आवाम उसको देख के बहुत हंस लेती है, तो एक और कॉमेडी का एवेन्यू क्यों तलाश करें जब पहले ही हम इतने ज़्यादा खुश हैं। तो जनाब ये मैंने देखी, तो उसमें सेंट्रल पॉलिटिशियन जो फिगर दिखाया हुआ है वो जमील जमाली है, जो कि असल में नबील गबोल का किरदार है। गबोल साहब ने कहा भाई मुझे क्यों तोड़ा। उसकी वजह यह है कि लियारी में नबील गबोल की इतनी इंपॉर्टेंस दिखा दी जो शायद जरदारी साहब की भी ना हो। हालांकि अगर रिसर्चर को 10,000 रुपये और देते तो वो गूगल करके ये बताता कि असल में जो फ़िगर दिखाना था नबील गबोल की जगह वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा था, वो नबील गबोल नहीं था। वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो कि मान चुका है अपने मुंह से कि 3 लाख असलहा लाइसेंस उसने दिए, लियारी को वेपनाइज होते हुए देखा। ये भी माना हुआ है उन्होंने कि जो पीपल्स अमन कमेटी थी वो असल में पीपल्स पार्टी के सोल्जर हैं, ये खुल के कहा हुआ है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने। तो जो फिगर दिखाना चाहिए था वो दिखाया नहीं, बेचारे नबील गबोल को एम ही तोड़ दिया जिसके ऊपर ना कोई कन्विक्शन है। सबसे बड़ा इल्ज़ाम नबील गबोल पे आज तक ये लगा है कि उसके लिंक्स थे।
तो भाई लिंक्स तो सबके थे, पीपल्स पार्टी के, MQM के, किसके नहीं थे लियारी के अंदर। अब ज़रा थोड़ी सी लियारी की तारीख भी सुन लें, इससे पहले कि चौधरी असलम का किस्सा भी आपको सुनाऊं, जो कि उससे भी 20 साल बड़ी उम्र के संजय दत्त को पकड़ा दिया उन्होंने, और उसने इतनी क्रिंज एक्टिंग की है कि कसम ले ले मेरे से इनटॉलरेबल थी। सबसे मुश्किल सीन्स देखना वो इस आदमी के थे फ़िल्म के अंदर। नो ऑफेंस, मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो जनाब, असल में लियारी गैंग वॉर में कौन कौन से प्रोटैगनिस्ट थे और असल उनकी कहानियाँ क्या थीं और फिल्म में क्या मजाक हुआ है, ज़रा कंपैरिजन कर लें। होता ये है कि 1960s में तो नॉन एग्जिस्टेंट थी तकरीबन यहाँ पे। काला नाग नामी एक गैंगस्टर मिड 60s में उठता है, जो पहला फिगर था लियारी का, जिसने मैक्सिमम क्या काम किया, हैशीश बेच ली। और उसके बाद में उसका बेटा भी था अल्लाह बख्श। 1967 में काला नाग साहब का एनकाउंटर कर दिया गया। उसका बेटा, जिसका नाम काला नाग 2 था, वो ऑपरेट करने लगा। 80s तक भी यहाँ पर बूट लेगिंग मैक्सिमम हो रही थी और पैटी क्राइम्स, जेब काटना, इससे ऊपर कुछ नहीं था। अब पाकिस्तान की हर बीमारी की जड़ है मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक। तो इस लियारी के मसले को भी अगर उखाड़ के देखें, नीचे जड़ आपको ज़िया की ही मिलेगी, क्योंकि उसने जब आंखें बंद करके अफ़गान बॉर्डर खोल दिया तो 1979 के बाद हर चीज़ चेंज हो गई। आतिशी असलहा यहाँ पे आना शुरू हो गया, क्लैशनिकोव हज़ारों रुपए में मिलना शुरू हो गई और हीरोइन की यहाँ पर स्मगलिंग शुरू हो गई। और उसके बाद में लियारी एक हॉट पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट वॉर जोन बन गया। और ये जो पेटी क्राइम्स थे और छोटी मोटी गैंग वॉर थी, ये सिस्टेमिक अर्बन वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। ये सारी बातें ये फ़िल्म नहीं आपको दिखा सकी। इस फिल्म में ये तो नहीं बताया कि ये सारा गंद असल में अफ़गान बॉर्डर से आया था। हाँ, बस ये दिखा दिया कि इंडिया का एजेंट वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आया था। 80s के एंड पे काला नाग 2 और इकबाल बाबू ने शेरू और दद्दल के साथ लड़ाई की। इसका हाजी लालू नामी एक फ़िगर था, इनसे भी इनकी लड़ाई थी। तो हाजी लालू का जो बेटा था उसका नाम था अरशद पप्पू, और इसके अलावा दाद मोहम्मद यानी कि दद्दल, इसका बेटा कौन था, अब्दुर्रहमान बलोच यानी कि रहमान डकैत। ये उनके बड़ों की बात कर रहा हूँ लियारी की गैंग वॉर की तारीख़ बताने के सिलसिले में आपको, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो इसके बाद में जनाब बेसिक लड़ाई होती है अरशद पप्पू और रहमान डकैत के अपने अपने गैंग्स की। हैविली वेपनाइज्ड हो जाते हैं। 2004 से 8 तक इंटेंस लड़ाई तकरीबन एक डेकेड तक इससे पहले के साल में लाके चलती है। इस दौरान एलिजिडली क्लेम किया जाता है कि रहमान डकैत को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल थी और इसके अलावा अरशद पप्पू को MQM की सपोर्ट हासिल थी और मुत्तहिदा बहुत मजबूत थी। मुशर्रफ साहब का दौर था, वो उनको बैक करते थे। तो दैट्स वाई लियारी में एंटर होने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि सारा लियारी हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि तारीख पीपल्स पार्टी की थी लियारी में। 1987 में बेनज़ीर साहिबा ने शादी की तकरीब भी ककड़ी ग्राउंड में रखी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड और लॉयलिस्ट लेफ़्ट की पॉलिटिक्स के रहे हैं। लेकिन जब वो गैंग वॉर की वजह से, वेपनाइजेशन की वजह से मुत्तहिदा के पास जा रहा था, तो पीपल्स पार्टी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के क्रिमिनल गैंग्स के ऊपर अपना हाथ रख दें। मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये समझता है ना कि मेरा जो रिस्पांस है ये जिंगोइस्टिक, पैट्रियोटिक और इर्रेशनल इमोशनल है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बजाते खुद इन्वॉल्व थी इस सारे काम में। कैमरे के ऊपर बोल रहा हूँ। चैलेंज है किसी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को कि क्या आप बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं इस तरह, जिस तरह मैं एक रूलिंग पार्टी को पाकिस्तान में बैठ के कर रहा हूँ? नहीं कर सकते ना। तो 2008 में रहमान डकैत का जो गैंग था वो प्रिवेल करता है गैंग वॉर में और वो जीत जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। फिर वो यूनिफाई करते हैं अपने सारे गैंग क्रिमिनल्स को और पीपल्स अमन कमेटी बनाते हैं, PAC, और कहते हैं कि अब यहाँ पे हम अमन लेके आएंगे। पीपल्स अमन कमेटी कौन बना रहा है? जिसका नाम है रहमान डकैत। कैसा मजाक है, ठीक है। इसके बाद में ये सियासत में एंट्री के रास्ते खोलने की कोशिश करते हैं, पैटी क्राइम्स बंद करवाते हैं। PAC 2008 के बाद शदीद मजबूत हो जाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये लोग कैंपेन करते हैं, लियारी से जितवाते हैं उनको, सिक्योरिटी फराहम करते हैं पीपल्स पार्टी के लोगों को। और उसके बाद में 2008 से 13 तक लियारी का बड़ा हिस्सा PAC के कंट्रोल में रहता है। एक हाइब्रिड स्टेट वहाँ पे बन जाती है, और ये हाइब्रिड स्टेट इसलिए बनती है कि उसके बाद में तो सारे ऑपरेशंस वहाँ के लियारी के ये लोग चला रहे होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट का नामो निशान नहीं होता। अब फिल्म में दिखाया हुआ है कि 55 साल का रहमान डकैत फिल्म के आखिरी सीन में मरता है, जबकि असल में 2009 में ही पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। और एनकाउंटर किसने किया था? चौधरी असलम ने, जो कि SSP CID था, जो कि फायर विद फायर टैक्टिक्स यानी कि दहशत गर्दों से दहशत गर्दी के अंदाज़ में पुलिस एनकाउंटर करके लड़ा करता था। अब मज़े की बात यह है कि फ़िल्म में दिखाया हुआ है क्या है? फ़िल्म में ये दिखाया हुआ है कि हमज़ा अली मज़ारी साहब जाके कोऑप्ट करते हैं किसके साथ? चौधरी असलम के साथ। चौधरी असलम रॉ का एजेंट बन के हमज़ा अली मज़ारी को मोल बना के एक ट्रैप सेट करता है। फ़िल्म की कहानी सुना रहा हूँ। और उस ट्रैप में
रहमान डकैत फंस जाता है, गाड़ी के अंदर लड़ाई होती है, चौधरी असलम जो है वो उड़ा देता है रहमान डकैत को। यानी कि रहमान डकैत को रॉ मरवाती है, यूज़ किसको करती है? चौधरी असलम को। असल में चौधरी असलम को टीटीपी ने सुसाइड बॉम्ब फाड़ के मारा था, जो प्रो इंडिया तस्वुर की जाती है। तो एक्चुअल रियलिटी दोबारा बता रहा हूँ, आप समझ लें इसको। एक्चुअल रियलिटी क्या थी? चौधरी असलम को टीटीपी के दहशतगर्दों को मारने की सज़ा में ख़ुदकुश धमाके से उड़ा दिया गया। प्रो इंडिया ग्रुप ने असल में चौधरी असलम को मारा, लेकिन फ़िल्म में क्या दिखाया हुआ है कि चौधरी असलम तो काम ही रॉ के लिए करता है। कैसा दिया मेरे पाकिस्तानियों? मज़ीद आम खिलाऊँ आपको या इतने बहुत हैं? चौधरी असलम पे बहुत से इल्ज़ाम थे कि इन्होंने फ़ेक इनकाउंटर किए मिड-90s में। इसके अलावा 2006 में ये जेल में भी गए थे। मैं ये नहीं कहता कि इनका सारा जो पुलिस करियर है वो बड़ा स्कॉट फ्री छोड़ देना चाहिए इनको, लेकिन दलेरी के साथ इन्होंने बहुत से क्रिमिनल्स का मुकाबला किया। जो हाई हैंडेडनेस यूज़ की उसका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। असल में लियारी की कहानी को कंक्लूड करके फ़िल्म पर वापस आते हैं। अब 2009 में जब मर्डर होता है रहमान डकैत का, उसके बाद में उज़ैर बलोच का प्राइम आता है, लेकिन फ़िल्म में इसके कॉन्ट्ररी दिखा दिया कि आखिरी सीन ही वो है। अब उज़ैर बलोच साहब ने क्या किया कि वो अपने साइज़ से बड़ा होना शुरू हो गए थे, पीपल्स पार्टी के टिकट तक बांटना शुरू हो गए थे, जरदारी फैमिली की बात मानना भी छोड़ गए थे। तो होता यह है कि 2012 में भी ऑपरेशन करा के उज़ैर बलोच साहब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेंजर्स के ऑफिशियल तक को नहीं छोड़ा, उनको मारा, पुलिस वालों के सर काटे। तकरीबन इन टोटल 2020 की JIT की सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो वो ये कहती है कि उज़ैर बलोच ने 200 बंदों को एथनिक किलिंग में मारने का एतराफ़ किया है। असल में टोटल गैंग वॉर का नंबर 1000 से ऊपर होगा। बॉलीवुड से ये सवाल है, 1000 पाकिस्तानियों को मारने वालों को तुम फैशनेबल ग्लैमरस क्रिमिनल बना के दिखा रहे हो, तो जब यहाँ पे हाफिज़ सईद का पोर्ट्रेयल पॉजिटिव होता है मीडिया पे, या फिर यहाँ पे जब आप दाऊद इब्राहिम का पोर्ट्रेयल मूवीज़ में देखते हैं, फिर चीखें किस बात की निकलती हैं? या तो ये मत कीजिए ना, अगर इंसानी जान की उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी है उतनी हमारी है, तो यहाँ पे 1000 लोगों को मारने वाला अक्षय खन्ना है। ये इसी तरह है कि मैं यहाँ पर एक फ़िल्म बनाऊँ और उसमें एक ऐसा कैरेक्टर ले आऊँ जिसने इतने इंडियंस को मारा हो और उसको ग्लैमराइज करके पेश करूँ, गाने चलाऊँ, डांस दिखाऊँ उसका बलूचिस्तान के अंदर, और साथ आप ये दिखा रहे हैं कि बलोच सरदार सारे हॉस्पिटेबल थे डकैतों के। वो जो गाना है जिसमें एंट्री दिखाई है अक्षय खन्ना की, कहाँ की है? बलूचिस्तान की है। आपको लगता है कि बलूचिस्तान में इस बात की स्ट्रगल हो रही है कि कराची में जेबें कौन काटेगा? ये किया आपने पाकिस्तान के अंदर। और एतराज़ इस बात पे करते हैं कि यहाँ पॉजिटिव पोर्ट्रेयल होता है उन कल्प्रिट्स का जिन्होंने हिंदुस्तान में टेररिज्म किया। और उसके बाद में जनाब 2012 में पीपल्स पार्टी ने एक यहाँ पे ऑपरेशन किया, जब गेम इनके हाथ से निकल रही थी लियारी की, और उज़ैर बलोच इनका भी बाप बनने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में उज़ैर बाहर भाग गया, बाद में पकड़ा गया। बाबा लाडला नामी जो फिगर था, जो कि रहमान डकैत के लिए किसी दौर में काम करता था, और 13 बंदों को शेरशाह स्क्रैप मार्केट में मैसेकर करके भत्ता ना देने पे उसने मार दिया। चाइना कटिंग भी ये लोग करते थे, इस लेवल के पैटी क्रिमिनल थे। उसको भी 2014 में ईरान भगा दिया गया। मज़े की बात है, उज़ैर बलोच के पास ईरान के ID कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, सिम ईरान की उसके पास। बाबा लाडला के पास भी ईरान की सिम, भागा भी वो ईरान। 2017 में रेंजर्स ने उसको लियारी में पकड़ के मारा। मुझे समझ नहीं आती ये सारे डकैतों के पीछे ईरान क्यों था। लंबी कहानी है, किसी और दिन इस पर बात करेंगे। ब्रदर इस्लामी मुल्क, ठीक है, जिसको सपोर्ट तो हम कर लेते हैं हमेशा, लेकिन एंड पे ये मिला हमें। तो 2012 में ऑपरेशन होता है, इतना आतिशी असलहा और रॉकेट लॉन्चर से ये टेररिस्ट अटैक करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट में कि पीपल्स पार्टी बैक ऑफ कर जाती है। और उसके बाद में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आती है। अब चाहे मुझे कोई गाली दे या मुझ पर पटवारी के टैग लगाओ या इल्ज़ाम लगाओ, जो करना है करो, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ वो आदमी है कि जब उसकी हुकूमत आई है तो कराची का सारा गंद साफ़ उसने किया है। ये कराची के अंदर बैठे हुए लोगों से नहीं कभी हुआ, क्योंकि आज तक वहाँ तो ढक्कन लगाने की डिबेट के ऊपर, बच्चे मरने की डिबेट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली मामलात ख़त्म नहीं होते। लेकिन 90s के अंदर भी मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मियाँ नवाज़ शरीफ ने किया, और 2013 में तो नवाज़ शरीफ लैंड करता है, और उसके बाद में ये डिसाइड करते हैं कि पीपल्स पार्टी का, MQM का, ANP का, TTP का, लश्कर जंगवी का कोई मिलिटेंट विंग कराची में नहीं छोड़ना। और साबित करके दिखाते हैं 2017 के अंदर 4 सालों में 85% क्राइम लियारी का ख़त्म करके उसको साफ़ कर देते हैं।
ये वो काम है जो वहाँ बैठे हुए लोगों ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। उसकी वजह यह है कि उनका हमेशा से इंटरेस्ट था कि कराची में ये दहशतगर्द पाल के अपनी पॉलिटिक्स भी चलाओ। रिज़ल्ट क्या हुआ कि लोग खौफ के मारे उज़ैर जान बलोच से डर के पीपल्स पार्टी को वोट दिया करते थे लियारी में। 2018 में ये गैंग ख़त्म होने के बाद जब इलेक्शन हुआ, सूबाई और कौमी असम्बली की तमाम सीटें पीपल्स पार्टी हार गई। ये मैं कैमरे पे कह रहा हूँ बॉलीवुड डायरेक्टर्स के लिए, अगर वो समझते हैं कि हम अपनी बुराई नहीं कर सकते। उज़ैर जान बलोच ये मानता है कि 1 करोड़ के करीब वो भत्ता लिया करता था महीने में ऊपर पहुंचाने के लिए, और इसके साथ साथ असलहा लाइसेंस की बात भी मैंने आपको बता दी। ये सारा रैकेट आपको एक्सपोज कर दिया, इस पर JIT की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। तो जनाब ये थी असल कहानी कि एक अर्बन पॉलिटिकल वॉरफेयर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जिसको अगर आप एग्जैजरेट भी करें तो आप उसको एक एथनिक वॉरफेयर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ बॉलीवुड में उसको गैंग्स ऑफ वासेपुर बना के ज़ाती लड़ाई पे रिड्यूस करके ये दिखाया हुआ है कि ये कोई इंटरनेशनल रैकेट था। रहमान डकैत उसामा बिन लादन के लेवल का ग्लोबल क्रिमिनल था जो कि मुंबई अटैक्स में ऑपरेशन कर रहा है और इस्लामोफोबिया तक एंड पे फैला दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हालांकि मैं ये टर्म इस्तेमाल करने से पहले एहतियात करता हूँ कि मेरा इन ग्रुप 22 ना लोग उस पर मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें कि ये शो हो रहा है। लेकिन ये किस तरह हुआ ये मैं आपको अब बताऊँगा। तो दिखाया ये हुआ है कि असल में सारा कराची और पाकिस्तान जल रहा है और हेल्पलेस क्रिमिनल्स हैं। भाई ये भी दिखाओ ना कि इन्हीं सियासी पार्टियों ने यहाँ पर सफाया किया है। और मैं लियारी जाकर पूरा लियारी जो है ना ऑन फुट देख कर आया हूँ अपने आँखों के साथ, और जितना वो इंक्लूसिव इलाका है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि लियारी की मिस रिप्रेजेंटेशन कितनी क्रिमिनल तरीके से की गई है। और ये मैं डेड श्योर हूँ कि इस मूवी के प्रोड्यूसर, रिसर्चर, एक्टर्स किसी ने कभी कराची के करीब से गुजर के नहीं देखा, लेकिन पूरा कराची पोर्ट्रे कर दिया। ये ऐसी बात है कि मैं किसी ऐसे इशू के बारे में बात करूँ जिसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा मैंने। चले मैं रिसर्च करके कुछ निकाल सकता हूँ, लेकिन वो तो लिखने के लिए होता है ना। अगर आपने फ़िल्म दिखानी है तो कल्चर तो विजुअली जाके जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे क्या ही दिखा सकते हैं वहाँ पे। एक्सेंट जो इस्तेमाल किए हुए हैं बिल्कुल पुअर हैं। हाफ़ स्लीव शलवारें कमीज़ें पहनी हुई हैं, हमें नहीं पता कौन पहनता है। ठीक है, 55 साल का अक्षय खन्ना मैंने आपको पहले ही बता दिया, रहमान डकैत बना दिया, नबील गबोल को एम ही रगड़ दिया। ठीक है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नामो निशान नहीं है। और स्टेज के ऊपर जब रहमान डकैत आके पीपल्स पार्टी के जलसे में हाथ खड़े करता है, पीछे अंग्रेज़ी गाना चल रहा है। भाई दिला तीर बजाई बजा लेते, कम से कम समझ तो आती पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। इसके अलावा जनाब अब जो सीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे मजाका खेज़ है, इसमें आपने अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठना। ख़बरदार अगर कोई हंसा तो दोबारा यही बात करूँगा। वो ये है कि दिखाया ये हुआ है कि हमज़ा अली मज़ारी ISI के एजेंट को वार्न करते हैं कि मुंबई पे हमला ना करना आप। अब मुंबई पे हमले से कौन रोक रहा है? रहमान डकैत का दोस्त। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कीजिए। वो फिर भी बाज नहीं आते। ठीक है, वो फिर भी बाज नहीं आते। और मेजर इकबाल बड़ा शरारती होता है। मेजर इकबाल लियारी में बैठ के कॉल करता है और सामने टाइम्स ऑफ इंडिया लगा हुआ है या कोई इंडियन चैनल लगा हुआ है, इंडिया टुडे शायद लगा हुआ है। तो इंडिया टुडे के ऊपर वो देख रहे हैं लाइव स्क्रीनिंग, ताज होटल जल रहा है। ठीक है, और उसमें मेजर इकबाल फ़ोन मिलाते हैं लियारी में बैठ के, कहते हैं मेरी बात सुनो, अंदर कमरे में जितने भी गोरे और जो भी लोग हैं उनको उड़ा दो, उनको नहीं छोड़ना। तो ये सारे ऑर्डर लियारी के जेब कतरों के साथ बैठ के मेजर इकबाल दे रहा था। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सारे अंधेरे में रहे हैं, हम तो बेवकूफ़ थे, इस पर रिसर्च पेपर लिखते रहे, हमने किताबें लिख मारी इस पर, हम तो पागल हैं। काश हमें इससे पहले रणवीर सिंह ने फ़ोन करके बताया होता कि लियारी की हैसियत तो पेंटागन से भी ऊपर है। तो जनाब मेजर इकबाल जो है वो लाइव मॉनिटरिंग कर रहा होता है और बाकी सारे क्रिमिनल्स, रहमान डकैत साहब, हमज़ा अली मज़ारी साहब, सारे बैठ के देख रहे हैं कि अब लाइव ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह जिस तरह ओबामा ने एबटाबाद ऑपरेशन मॉनिटर किया था, यही सीन हो रहा है यहाँ भी। और उसके बाद में क्या होता है कि जब जल जाता है ताज होटल तो नारे क्या लगाए हुए हैं फिल्म के अंदर? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहते, आपके अपने मुल्क में पाकिस्तान से ज़्यादा निकल आएंगे। बांग्लादेश भी आपका नेबरिंग कंट्री है, अफ़गानिस्तान जिससे दोस्ती कर रहे हो वो भी आपका बड़ा क्लोज एलाई बन चुका है, वहाँ पे भी मुसलमान हैं। ये इसी तरह है कि मैं एक ऐसी फ़िल्म बनाऊँ कि जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ है हिंदुस्तान में, और जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला किया है हिंदुस्तान ने, और मुंबई की एक स्लम में बैठ के मॉनिटरिंग हो रही है, और वहाँ पे जब हमला हो जाता है तो उसके बाद में हिंदू गॉड्स के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर ये बात होती यहाँ पे कितना तमाशा होता। हमें इस बात का इदराक है कि हमारे मुल्क में भी हिंदू कम्युनिटी रहती है, आपको नहीं है।
इसीलिए आपके स्टेट के सीएम एक लाइव सेमिनार में अवार्ड ग्रांटिंग सेरेमनी में एक नकाब वाली औरत का मुंह नोच लेते हैं कि ये नकाब उतारो अपना, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी सेन लोग हैं जो कि तनकीद कर रहे हैं उस बात पे। मैं सिर्फ मेन स्ट्रीम पार्टी की आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कभी भी नहीं करता, बिकॉज आई नो इट इज़ फार मोर प्रोग्रेसिव दैन इट इज़ शोन ऑन पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन्स। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट दे कीप अस शोइंग कि 240 मिलियन ऑफ अस आर टेररिस्ट। तो नारा तकबीर के नारे लगते हैं जनाब, जिहादिस्ट पोर्ट्रेयल दिखाया हुआ है, और दरमियान में दिखाया ये हुआ है कि एक जगह के ऊपर हमज़ा अली मज़ारी को डांटते हुए नबील गबोल यानी कि जमील जमाली ने कहा कि इतने फ़न्ने खाना बनो। वो ये भूल गया कि पाकिस्तान में पी बोलते हैं, आप लोग फे बोलते हैं भाई। इसी बात भी पकड़े जाओगे अगर इस तरह इस साइड पे आ गए और फ़न्ने खां किसी को कह दिया ना, वो उधर ही पकड़ लेगा कि भाई दिखाओ कहाँ से आए हो। इतनी रिसर्च नहीं हुई कि पे बोलना है फ़े नहीं बोलना। हालांकि जावेद अख्तर साहब समझा के मर गए हैं कि ना उर्दू को मरोड़ के तोड़ा करो इतना बुरी तरह से, लेकिन कर दिया जनाब यहाँ पे भी। और लास्ट सीन में रहमान डकैत मरा, असल में रहमान डकैत मरा था कराची के स्टील टाउन में, लेकिन फ़िल्म में ऐसी जगह दिखाई है लग रहा है नथिया गली के अल्पाइन रिजॉर्ट में फिर रहे हैं। पाइन ट्रीज़ और फॉरेस्ट हैं भाई, हालांकि फ़ॉरेस्ट मुझे पता है स्टील टाउन में, लेकिन जो मूवी में दिखा दिया आप ख़ुद देख लें। मैंने आपको बताया कि बड़ी मुश्किल से ये फ़िल्म बर्दाश्त की है मैंने, क्योंकि लो IQ चीज़ें मुझसे देखी नहीं जाती, चाहे अपना जिंगोइज़म हो, अपना नेशनलिज़म हो ना, मुझसे वो बेचा गया है। आप सब गवाह हैं। मेरी 6 साल की वीडियोस उठा लें, किसी में एक मैं हाइपर पैट्रियोटिक जिंगोइस्टिक आदमी बना हुआ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बेवकूफ़ी होती है सिर्फ ये किसी कौम के नशे में कंज्यूम हो जाना। मार्क्स ने कहा था ना, रिलीजन इज़ दी ओपियम ऑफ द मैसेस। इंडिया में ये चलता है, पाकिस्तान इज़ दी ओपियम ऑफ द मैसेस। पाकिस्तान नाम की अफ़ीम खिलाई जा रहे हैं, वहाँ की ऑडियंसेस को खिलाई जा रहे हैं। पहले हम फिल्में बनाते थे, अब वो इस काम पे लग गए हैं। अभी एक और फिल्म मैं देख रहा था, सनी देओल साहब चीखें मार रहे हैं टॉप ऑफ द वॉइस पे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्दाना कमज़ोरी नहीं ख़त्म हो रही अभी तक। तो असल में लियारी के बारे में इन लोगों ने आपको सिर्फ ये बताया कि गंद है, इस तरह का डन है। लियारी वो इलाका है जहाँ एक गली के अंदर जूइश सिनागोग यानी कि यहूदियों की इबादत गाह, पारसियों की इबादत गाह, चर्च, मस्जिद और मंदिर सारे मिल जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ लोग फ़ुटबॉल ऐसे खेलते हैं जैसे रिलीजन होता है, जहाँ पर आपको अफ़रो बलोच से लेके, सिंधी से लेके, बलोच से लेके, पश्तून से लेके, बंगाली से लेके, मुहाजिर से लेके पंजाबी तक मिलेगा, पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सियासी पार्टियों का गन था जो लियारी पे डाल के दिखा दिया आपने ये नहीं बताया कि लेबर मूवमेंट्स का आगाज़ इस सारे ख़ित्ते में लियारी में हुआ था। आपने ये नहीं बताया कि कराची पोर्ट वर्कर यूनियन 1930s में जो मज़दूरों की पहली तहरीक थी इस सारे इलाके के अंदर, आपने ये नहीं बताया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की जड़ें लियारी के अंदर हैं। आपने ये नहीं बताया कि अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ सबसे तगड़े एहतजाज यहाँ पर हुए जब भुट्टो साहब ने एहतजाज को लीड किया, और मैस एविक्शन और रीसेटलमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज जो लियारी ने किए वो शायद अनप्रेसिडेंटेड थे। आपने ये नहीं बताया कि MQM पीपल्स पार्टी के जो क्रिमिनल विंग थे सारे, उनको ख़त्म करने के लिए लोगों ने कितनी रेजिलियंस दिखाई, अपने बच्चे खो दिए, 1000 के करीब लाशें उठाईं, उसके बावजूद वो भागे नहीं यहाँ से घर छोड़ के। ना आपने ये बताया कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ज़िया के ख़िलाफ़ MRD तहरीक में सबसे एक्टिव ग्राउंड कराची में लियारी रहा। ये प्रोग्रेसिव, सेकुलर और लेफ़्ट की पार्टियों की तारीख नहीं बताई आपने क्या बताया कि लियारी के क्रिमिनल खड़े होके मुंबई का होटल जलने पे नारा तकबीर लगा रहे हैं। तो जनाब बिलाखिर ये डिसाइड आप करेंगे कि ये कितना इंसाफ किया है उन्होंने। और कल को अगर हाफिज़ सईद के या दाऊद के पॉजिटिव पोर्ट्रेयल पे कोई चीखता है तो उसको ये ज़रूर बताना कि जिसने 1000 पाकिस्तानियों की गर्दनें उतारी हैं, उसके बदले में आपने अक्षय खन्ना कास्ट करके नचवाया है बलोच लीडर्स के साथ खड़ा करके उसको। और ये मिस रिप्रेजेंटेशन की है कि आपने दिखाया कि ISI लियारी में बैठ के सब कुछ ऑपरेट कर रही थी। जाने से पहले एक कोट बताऊंगा, मार्क ट्वेन ने कहा था, इट इज़ फार ईजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दैट दे आर बीइंग फूल्ड। हिंदुस्तानियों के लिए पैगाम ये है कि ये वही चूरन है जो पाकिस्तानियों को 30 साल तक बेचा गया, नेशनलिज़म के नशे में रखा,
हमें इल्म ही नहीं हुआ कि हमने क्या क्या गुनाह कर डाले इस नशे में आके। 1971 से शुरू हो जाएं, मार्शल लॉज तक आ जाएं, आज आपको इस नशे पे लगाया जा रहा है। आज आपकी सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि इस फॉग को हटा के सच बोलें, जो मुश्किल सच है, जो हमने यहाँ बैठ के बोला और उसकी कॉस्ट भुगती के घरों तक पे हमारे हमले हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ। मार्क ट्वेन कहता है कि बहुत आसान है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, बजाय इसके कि उनको बताया जाए कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारी ये एफ़र्ट यही है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मैं चलता हूँ अपना तावीज़ लेने, और अगर आप में से किसी के पास हाफ़ स्लीव शलवार कमीज़ ख़रीदने का कोई लिंक मौजूद है तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। आदाब।